दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शहरी स्थानीय शासन या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, जिसको हम साधारण भाषा में नगर पालिका भी कह सकते हैं। देखो, इसको समझने के लिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं आपके सामने एक चार्ट बनाता हूं। आपको पता है कि भारत के लेवल पे, संघ के लेवल पे एक सरकार बनती है जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारें आती हैं जो उनके अधीन कार्य करती हैं। उसके बाद स्थानीय शासन आता है, यानी कि अलग अलग स्थान का शासन, यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स आती हैं। उसमें एक तरफ होती है गांव की गवर्नमेंट और एक तरफ होती है शहर की गवर्नमेंट। गांव वाली गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं पंचायती राज और शहर वाली गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं नगर पालिका या फिर शहरी शासन। देखो, अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो ना, तो ये दोनों स्थानीय शासन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जैसे कि गांव में पंचायतें चल रही थी और शहरों में भी किसी न किसी तरीके का शासन चल रहा था, लेकिन दोनों ही संवैधानिक नहीं थे और आगे चल के दोनों एक ही साल के अंदर संवैधानिक हो गए, जो साल था साल 1992। अब हमें ये देखना है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत ये जो शहर का शासन है ये संवैधानिक हुआ, क्योंकि हमने गांव वाला तो पहले पढ़ लिया है, पंचायती राज। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं शहरी शासन के थोड़े से इतिहास से। तो इतिहास में साल 1687-88 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इसी साल में भारत की पहली नगर पालिका परिषद मद्रास में स्थापित हुई। ये एक जीके का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, रिपीट करके पूछा जाता है कि पहली नगर पालिका परिषद भारत की कहां बनी और कब बनी। अगर मैं आपको स्पेसिफिक डेट बताऊं तो तारीख थी 29 सितंबर 1688। इस दिन स्थापना हुई थी पहली नगर पालिका परिषद की। इसके बाद 1726 में बंबई और कलकत्ता में नगर पालिका परिषद की स्थापना हुई और फिर आया साल 1882, जहां पे लॉर्ड रिपन ने एक संकल्प पारित किया जिसका मकसद था कि भारत में ज्यादा से ज्यादा नगर पालिकाओं को स्थापित करना। इस संकल्प को स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कह के बुलाया गया। आपको पता है मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान के तीसरे भाग को, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे स्थानीय स्वशासन के इस संकल्प को मैग्ना कार्टा कहा गया। और फिर इस संकल्प से भारत में 1882 से लेकर 1947 तक बहुत सा विकास हुआ, क्योंकि इस शासन ने कई तरीके के विकास कार्य पूरे किए और यही कारण है कि लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। तो ये है इसका इतिहास। अब बात करते हैं कि इस शहरी स्थानीय शासन का संवैधानिकरण कैसे हुआ, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे बनाया गया। तो देखो, इसके लिए 3 कोशिशें हुई। पहला था अगस्त 1989, जहां पे राजीव गांधी की सरकार चल रही थी। वहां उन्होंने 65वां संविधान संशोधन पेश किया, एक विधेयक पेश किया जिसको नगर पालिका विधेयक भी कहते हैं। ये जो विधेयक था ये नगर पालिका की संवैधानिक स्थिति पर विचार करने के लिए था, लेकिन इसे लोकसभा में तो पास कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में अक्टूबर 1989 में यह विधेयक निरस्त हो गया। इसके बाद दूसरी कोशिश सितंबर 1990 वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने की। इन्होंने फिर से इस नगर पालिका विधेयक को संशोधित करके सामने लेके आए। ये लोकसभा विघटित होने की वजह से ये विधेयक वापस निरस्त हो गया। इसके बाद जो तीसरी कोशिश थी वो सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में हुई, जहां पे ये विधेयक दोबारा रखा गया और इसे 74वें संविधान संशोधन के तहत पारित कर दिया गया और ये जो आपका नगरीय शासन है ये संवैधानिक हो गया। इसमें जो याद रखने वाली बात ये है कि इस पे 20 अप्रैल 1993 को हस्ताक्षर हुए और प्रभाव में ये आया 1 जून 1993 को। ये तारीखें पूछी जाती हैं। अगर आपको याद हो तो इसी साल में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन भी किया था 1992 में, जिसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक घोषित किया गया था। तो 73 में पंचायती राज और 74 में शहरी विकास या फिर शहरी शासन। अब इसके बाद बात करते हैं कि 74वां संविधान संशोधन 1992 था क्या। देखो, इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग 9क या फिर 9A जोड़ा गया, जहां पे अनुच्छेद 243 में से जगह मिली। 243 में 243P से लेके 243ZG तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब आपको नगर पालिका या फिर शहरी शासन के बारे में बताते हैं। देखो, ये इस तरीके से है कि 243P, Q, R, S, T, U, V इस तरीके से Z तक जाएगा और फिर Z के अंदर भी ZA, ZB, ZC से लेके ZG तक जाएगा। तो ये सारे अनुच्छेद आपको शहरी शासन या फिर नगर पालिका के बारे में सारी जानकारी देते हैं। और इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। इसके अंदर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। 73वें संविधान संशोधन यानी कि पंचायती राज के संवैधानिकरण के टाइम पे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और यहाँ पे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची के अंदर 18 विषय रखे गए थे जो सब के सब नगर पालिका से रिलेटेड थे। मतलब नगर पालिका इन विषयों पर विधि बनाती है, कानून बनाती है। अब देखो,
243 आर यानी कि अनुच्छेद 243 आर, इसके तहत बताई गई है नगर पालिकाओं की संरचना। अब नगर पालिकाओं की संरचना तीन तरीके से आप देख सकते हो, मतलब तीन पार्ट्स होते हैं इसके। एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद और एक नगर निगम। नगर पंचायत वहाँ होती है, उन क्षेत्रों में होती है जो क्षेत्र परिवर्तित क्षेत्र होते हैं, यानी कि ऐसे गांव होते हैं जो शहरों की तरह परिवर्तित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसी जगह होती है, कई ऐसे गांव होते हैं जो अब गांव नहीं रहे, उनके अंदर सारी सुविधाएं आ चुकी हैं, शिक्षा, बिजली या फिर हॉस्पिटल, सारी सुविधाएं वहाँ देखने को मिलती हैं। तो एक तरीके से वो अब शहर बनने वाले हैं, तो उस जगहों पर क्या होता है, नगर पंचायत होती है। इसके बाद जो नगर परिषद होती है वो छोटे नगरीय क्षेत्रों के अंदर होती है। छोटे नगरीय क्षेत्र जो होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे शहर हैं, बीच बीच के अंदर छोटे छोटे शहर पाए जाते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, मतलब एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता उनका, वहाँ पे नगर परिषद बनाई जाती है। और जो नगर निगम होती है वो आपको पता है बड़े बड़े शहरों में मिलती है, जैसे कि जयपुर एक बहुत बड़ा शहर है, तो जयपुर नगर निगम है वहाँ पे। तो इस तरीके से नगर पालिका को तीन पार्ट्स में बांट के रखा हुआ है। अच्छा, नगर पंचायत में चेयरमैन होता है, मतलब वो क्षेत्र जो परिवर्तित हो रहे हैं वहाँ पे एक चेयरमैन बैठाया जाता है। जो नगर परिषद होते हैं वहाँ पे अध्यक्ष बैठता है, और जो नगर निगम होते हैं वहाँ पे मेयर बैठते हैं। आपने देखा होगा कि मेयर के चुनाव हो रहे हैं या अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं या चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग शहरों के हिसाब से आते हैं। तो ये अनुच्छेद 243 आर आपको याद रखना है। इसके बाद चलिए 243 जेड ए के ऊपर, मतलब 243 का जो जेड है उसका भी जो ए पार्ट है, वहाँ पे बताया गया है नगर पालिकाओं का निर्वाचन या फिर नगर पालिकाओं का चुनाव। नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, मतलब जनता जाकर के वोट देती है कि नगर पालिका में कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। इसके लिए होता यह है कि जो शहर होता है उसको कई वार्ड्स में बांट दिया जाता है। आपने देखा होगा कि पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, तो वो पार्षद क्या है, वो वार्ड मेंबर्स हैं, और ये जो वार्ड मेंबर्स होते हैं ये सारे के सारे सदस्य होते हैं और ये मिलकर पूरी नगर पालिका को तैयार करते हैं। तो एक वार्ड में जितने लोग होंगे, उनके एरिया से जितने भी लोग खड़े होते हैं, उनमें से किसी एक को जनता वहां से जिताती है और नगर पालिका का सदस्य बनाती है। लेकिन इन सदस्यों का जो अध्यक्ष बनता है, इसका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि उसको जनता भी चुन सकती है या फिर उसको राज्य विधानमंडल भी चुन सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग राज्य विधानमंडल है वो अपनी अपनी नगर पालिकाओं के लिए अलग अलग रूल्स बना सकता है कि इसका अध्यक्ष राज्य विधानमंडल द्वारा चुना जाएगा या फिर जनता इसको चुनेगी। तो ये सब राज्यों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक जरूरी बात यह है कि इसके चुनाव के अंदर संसद और विधानमंडल के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। कौन सा विधानमंडल? उस राज्य का विधानमंडल, ठीक है। तो संसद और विधानमंडल वाले सदस्य का पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये है अनुच्छेद 243 जेड ए। इसके बाद थोड़ा ऊपर आइए 243 टी के अंदर, मतलब PQRS के बाद जो टी आता है 243 टी, उसमें बताया गया है नगर पालिकाओं की सीटों का आरक्षण, मतलब किस किस को सीटें आरक्षित की गई है। तो देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं। पहला तो ये है कि अनुसूचित जाति व जनजाति यानी कि जो SC ST होते हैं उनको जनसंख्या अनुपात के हिसाब से सीटें आरक्षित की गई हैं। मतलब किसी राज्य में SC और ST की क्या जनसंख्या है और टोटल राज्य की क्या जनसंख्या है, उनका अनुपात निकाल के उनको सीटें आरक्षित की जाती हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो जाती है। इसके बाद महिलाओं की बात आती है, तो हर एक नगर पालिका में कुल सीटों की 1/3 सीटें महिलाओं को जाती है, वो पहले से आरक्षित होती है। मतलब महिलाओं की सीटें 1/3 हो सकती हैं या उससे ज़्यादा हो सकती हैं, इससे कम नहीं हो सकती हैं। अच्छा, इसके अंदर SC और ST की महिलाएं भी आ जाती हैं, मतलब महिलाओं के मत में ये भी जुड़ जाती है, महिलाओं की सीटों में ये भी जुड़ जाती हैं। इसके बाद तीसरा ये आता है कि कोई अलग कास्ट हो, जैसे कि कोई OBC हो, उसके लिए राज्य विधानमंडल अलग से विधि बना सकता है। जैसे कि अध्यक्ष पद है, उसके लिए उस सीट के लिए कोई आरक्षण देना है तो वो राज्य विधानमंडल कर सकता है अपनी तरफ से, उसके लिए कानून बना सकता है। तो आपको अनुच्छेद 243 टी के तहत आपको याद रखना है कि नगर पालिका में किस किस को कितना कितना आरक्षण मिल चुका है। इसके बाद बात करते हैं कार्यकाल की। जो कार्यकाल है वो कौन सा है आपका 243U, यानी कि नगर पालिकाओं का कार्यकाल इत्यादि। कार्यकाल हमें पता है कि 5 वर्ष का होता है। नगर पालिका में किसी भी सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये 5 वर्ष से पहले विघटित हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि 5 वर्ष से पहले ये विघटित हो गए तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा गठन करना पड़ेगा नगर पालिका का, मतलब दोबारा निर्वाचन करवाना पड़ेगा। तो ये 243U हो जाता है। इसके बाद आता है 243V, जिसके अंदर बताई गई है सदस्यता की अयोग्यता। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड फंसाने के लिए आता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो बताई गई है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि अब तक मैंने आपको जितनी भी वीडियोस बताई है, राष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह वगैरह, उन सब में योग्यता की बात होती है। यहाँ पे अयोग्यता
अयोग्यता की बात होती है। क्योंकि देखो क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे सदस्य होते हैं वो कई वजहों की वजह से अयोग्य हो जाते हैं। अब ये कारण क्या हो सकते हैं? देखो कभी कभी क्या होता है कि राज्य विधानमंडल से कुछ ऐसी विधियां, कुछ ऐसे कानून बन जाते हैं जिसकी वजह से ये सदस्य अयोग्य घोषित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे इनकी योग्यता की, तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी कानून के तहत, किसी विधि के तहत किसी को अयोग्य घोषित किया गया है तो राज्य विधान क्या करेगा, कुछ एक अधिकारियों को नियुक्त करेगा। उन अधिकारियों के सामने यह मामला रखा जाएगा कि क्या ये व्यक्ति अयोग्य है या नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको पता होना जरूरी है एक नगर पालिका के बारे में। अब मैंने यहाँ पे आपको 243T, U, V, R और इसके अलावा ZA तो बता दिया है, लेकिन अब मैं आपको लाइन से सारे अनुच्छेद बता देता हूं जिनके अंदर नगर पालिका के बारे में बताया गया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले 243P यानी कि 243P में परिभाषाएं बताई गई है। ये कौन सी परिभाषाएं हैं? नगर पंचायत, परिषद या फिर नगर निगम की परिभाषा है। इसके बाद Q के अंदर बताया गया है कि नगर पालिकाओं का गठन कैसे होगा, मतलब इनका गठन जो है वो 74वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। इसके बाद R के अंदर बताया गया है कि नगर पालिकाओं की संरचना क्या होगी, जो मैंने आपको अभी अभी बताई है कि 3 जो पार्ट्स में बटा हुआ है नगर पालिका। इसके बाद 243S जो है वो वार्ड, समितियां इत्यादि के गठन के बारे में बताता है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि वार्ड में बांट दिए जाते हैं, पार्षद बना दिए जाते हैं ताकि पूरा निर्वाचन हो सके और जनता अपने लोगों को चुन सके। इसके बाद T के अंदर बताया गया है कि सीटों का आरक्षण क्या है। 3 लोगों को सीटें दी जाएंगी, SC ST, महिलाएं और राज्य विधानमंडल द्वारा OBC को सीटें, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद U के अंदर बताया गया है कि नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद V के अंदर सदस्यता से अयोग्यता, मतलब सदस्यता की क्या अयोग्यता हो सकती है और क्या योग्यता हो सकती है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद W के अंदर बताया गया है कि न्यायपालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार व दायित्व क्या हैं। अब देखो इसके अंदर वो सारी सूची आती है जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, उसके अंदर क्या है कि ये सारे कार्य बताए गए हैं। आप देख सकते हो ये पूरी कार्य की सूची, आप लोग पढ़ सकते हो इस चीज़ को। इन सभी विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसे है? नगर पालिका को है। ठीक है। इसके बाद आता है X के अंदर क्या बताया गया है? नगर पालिका द्वारा करारोपण की शक्तियां, मतलब नगर पालिका भी टैक्स लगा सकती है। अब ये जो टैक्स होते हैं इनकी मदद से ही नगर पालिका, जो आपके नगर है, जो शहर है, उनका विकास करती है। तो ये कर लगाने का अधिकार भी इनको दिया गया है। इसके बाद जो Y है वो है वित्त आयोग के बारे में। अब ऑब्वियस सी बात है, टैक्स लिया जा रहा है तो एक वित्त आयोग भी होना चाहिए, तो उसका गठन भी होता है जिसको पैसा राज्य सरकार से मिलता है और राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मिलता है ताकि पूरे एरिया का विकास हो सके। इसके बाद आता है Z में नगर पालिका के लेखा व अंकेक्षण की बात होती है। इसमें भी 6 पार्ट हैं। A पार्ट कहता है नगर पालिकाओं का चुनाव, जो मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे होता है, जनता द्वारा होता है, और जो अध्यक्ष होते हैं उनका प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। इसके बाद B ये कहता है कि जो संघ शक्ति है वो प्रदेशों में लागू होगी। मतलब क्या होता है कि संघ शक्ति तो हर जगह ही लागू होगी, भले वहां पे अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्यों ना चल रही हो। इसके बाद आता है कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं कनिपय क्षेत्र, वहां पे ये चीज़ लागू नहीं होती है। इसके बाद D पार्ट में जिला योजना के लिए जो समितियां बनती है वो भी नगर पालिका के तहत ही बनती हैं। इसके बाद E में बताया गया कि महानगर योजना के लिए जो समितियां बनती है वो भी इसी के अंतर्गत बनती है। मतलब D जो है वो जिला योजना बता रहा है और E जो है वो महानगर योजना बता रहा है। और जो F पार्ट है वो क्या बता रहा है कि विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। अब देखो कि ये जब कानून आया था कि नगर पालिकाएं स्थापित होंगी तो उससे पहले भी कुछ एक नगर पालिकाएं चल रही होंगी। मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड रिपन ने ये चीज़ बनाई थी तो इसके तहत चल रही थी। तो ये जो नगर पालिकाएं हैं इनका सिस्टम इन्होंने चलने दिया। इन्होंने ये कहा कि कुछ समय तक तो आपका ये सिस्टम चलने दो, इसके बाद जो हमने जो सिस्टम बनाया है वो आप अपना लेना। मतलब उन्होंने पहले से चलती हुई आ रही नगर पालिकाओं को तुरंत भंग नहीं कर दिया, उन्होंने उसको बने रहने दिया कुछ वक्त तक। इसके बाद फाइनल पार्ट आता है यानी कि G पार्ट, वो ये कहता है कि जो भी निर्वाचन संबंधी मामले होते हैं नगर पालिका के, उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मतलब ये जो मामले हैं वो राज्य विधानमंडल देखता है या फिर नगर पालिका स्वयं देखती है, इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता। तो दोस्तों ये हो जाती है नगर पालिका या फिर शहरी शासन। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो, अगर आपने ये सारे अनुच्छेद याद कर लिए तो इनके तहत आपको एक एक करके चीजें याद हो जाएंगी।
और उसके अंदर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट अनुच्छेद वैसे भी बता दिए हैं, जैसे कि टी जो है आरक्षण का है, यू जो है वो कार्यकाल का है, और वी जो है वो योग्यता का है। नीचे आओगे तो जेड का जो ए पार्ट है वो चुनाव का है। तो ये वो अनुच्छेद हैं जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और आपको इसमें से कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।